सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब वाला, कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, उनकी अहलिया और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिसमें सियासी जमात से जुड़े कुछ अकाउंट्स मुलव्विस नजर आते हैं। जजेस की बेगमात को एयरपोर्ट्स पर चेकिंग से मुस्तस्ना करार देने वाले एक पुराने खत को बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ इस मुहिम में इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया पर अदलिया, जजेस और उनकी फैमिली से मुतालिक हतक-आमेज मुहिम चलाई जा रही है। इन अकाउंट से बानी पीटीआई के मुकदमात पर जजेस और अदलिया को पहले भी तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है। यह पहली मर्तबा नहीं हुआ। अदलिया और जजेस को दबाव में लाने के लिए माजी में भी इसी तरह के हरबे और हथकंडे इस्तेमाल किए जा चुके हैं। सियासी जमात के बानी सिविल जज जेबा को खुलेआम धमकियां दे चुके हैं। ये केस अब भी जेर समात है। अगस्त 2023 में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को भी किरदार कुशी मुहिम का निशाना बनाया गया था। सजा सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर पर लंदन में भी सियासी जमात के कारकुनान ने धावा बोला था। सवाल अब यह है कि जनाब, ये किरदार कुशी की मुहिम क्यों चलाई जा रही है और इसके मकासद क्या हो सकते हैं? क्या जजेस को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को निशाना बनाने का मकसद क्या अहम अदालती मुकदमात के फैसलों पर असरअंदाज होना है? इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के इस वक्त रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा कागजात नामजदगी जमा कराए गए उन पर भी बात करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह की बेहुदा किस्म की मुहिम चलाई जा रही है और जजेस साहिबान और उनकी फैमिली को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, कौन इसके पीछे है, क्या मकासद इस पर हो सकते हैं? फैयाजुल हसन चौहान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान के रहनुमा हैं, उनसे जरा मजीद बात करते हैं। फैयाज साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम सलाम। सर, ये पहली बार तो देखने में नहीं आ रहा है, माजी में कई बार इस तरह की मुहिम चलाई गई है और पाक फौज के अहलकार हो गए या फिर जजेस साहिबान हो गए, उनकी फैमिलीज हो गई, उनकी किस तरह से किरदार कुशी की जाती है, जैसे हुमायूं दिलावर के साथ लंदन में कुछ हुआ, वो तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। पहली बात ये सर, इलेक्शंस करीब है, इस तरह की मुहिम के पीछे कौन हो सकता है, क्या मकासद उसके हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पिछले 2 साल से पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के जरिए से बैरूनी मुल्क दुश्मन ताकतों की एजेंसियां, तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम, जो ऑफिशियल सोशल मीडिया टीम है जिसका हेड जिब्रान इलियास है, अच्छा, जो एक अमेरिकी एजेंसी के अंदर बाकायदा सरकारी एहलकार है, अमेरिकी नेशनलिटी होल्डर है, उसका डिप्टी हेड जो है वो सोशल मीडिया टीम जो तहरीक इंसाफ की है, इमरान गुजाली, जो अमेरिकी नेशनलिटी होल्डर है, अमेरिका रहता है, वो भी वहाँ की एक एजेंसी का एहलकार है। वो और सारे के सारे जो यूरोप, यूएई, कनाडा और बरतानिया में बैठे हुए जो इनकी सोशल मीडिया टीम के मेंबर्स हैं, ये प्री प्लान्ड मुल्क दुश्मन एजेंसियों के पे रोल पे रहते हुए पाकिस्तान के अंदर अदालतों के खिलाफ, अदालती अदारों के खिलाफ, जजेस के खिलाफ, फौज के खिलाफ, ISI के खिलाफ, फौज के अफसरान के खिलाफ, मुखालफिन के खिलाफ, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के खिलाफ एक तूफान बदतमीजी सोशल मीडिया पे इन्होंने उठाया हुआ है। तहाई नंगी और रजील किस्म की कैंपेन, जो भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ किसी किस्म का कोई इख्तलाफ रखता होगा, उसको इतने गंदे और जलील तरीके से जनाब ये कैंपेन चलाएंगे और फेक झूठी। इसमें आपके सामने जस्टिस आमिर फारूक की मिसाल आपके सामने है, इसमें जनाब आपके जज जो है वो हुमायूं दिलावर साहब की मिसाल आपके सामने है। जेबा साहिबा को तो जनाब मैं पीछे खड़ा हुआ था जब ये तकरीर फरमा रहे थे साहब बहादुर, इन्होंने जनाब इस तरह हाथ जनाब मुंह पे फेर के कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एक अजीब तूफान बदतमीजी। तो अब इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा, जो चीफ जस्टिस हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, इनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए आज से 2.5 महीने पहले का एक नोटिफिकेशन था, फेक नोटिफिकेशन था, जिसके मुताबिक क्लैरिफिकेशन भी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तर्जमान कर चुके हैं। प्री प्लान्ड 16 तारीख को रात के 11:15 बजे जेबी नामी एक फेक किस्म का एक जनाब आपका
अकाउंट है और इस तरह के हजारों अकाउंट है जिनका कोई डरी डटा बाजार नहीं पता चलता, बाहर से बैठ के मुल्क दुश्मन एजेंसियां और तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया मिलकर उसको चलाते हैं। इसी तरह का वो जेबी है, उसने जनाब एक इंतहाई गंदा किस्म का ट्वीट किया और साथ ही जनाब आधे घंटे के अंदर पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर इंटेंशनली नॉन इंटेंशनली नाम नेहाद स्कॉलर, नाम नेहाद दानिश्वर, नाम नेहाद तजिया निगार, नाम नेहाद व्लॉगर्स, उन्होंने एक तूफान बदतमीजी उठा दिया। अब इसके पीछे इंटेंशन क्या थी? इसके पीछे इंटेंशन ये है कि अब साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की करप्शन, इखलाक का लाकानूनियत से मुतल्लिका जितनी करतूतें हैं, उसके ऊपर बनने वाले जितनी FIRs हैं, जितने मुकदमे हैं, वो अब एंड रिजल्ट पे लगे हुए हैं। अब फैसले आने हैं कुछ सुप्रीम कोर्ट से, कुछ निचली अदालतों से। अब इनको अंडर प्रेशर करने के लिए एक प्री प्लान तरीके से पिछले 6-7 दिनों में दोबारा से एक तूफान बदतमीजी उठाया गया और मचाया गया। अब मैं हैरान हूं कि ये पाकिस्तान है या गैर मुल्की ताकतों की चरागाह है, क्या कोई पूछता ही नहीं है। आप अमेरिका देखें, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जनाब नाअहल करार दे दिया कि उसकी तकरीरों से मुतासिर होकर वहां की पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया था उसके हामियों ने। एक जगह पे हमला हुआ था उसकी तकरीरों से मुतासिर होकर। यहां 9 मई को 250 हाई लेवल की VVIP लेवल की रियासती जनाब आपकी इंस्टॉलेशंस है, उनको तबाह बर्बाद किया गया, उनके ऊपर हमले हुए। यहाँ पर हीरो बनाया जा रहा है उस साबिक चेयरमैन को और उसके हमारियों को। यहाँ पर सोशल मीडिया पे बैठ के डॉलर के अशारों पे नाचने वाले नाम नेहाद तजिया निगार, सियासतदान, सहाफी, 2 नंबर के टके मार, मोनेटाइजेशन के भूखे और लालची, व्यूअरशिप के जरिए से मोनेटाइजेशन और पैसा कमाना और डॉलर कमाने के लालची, वो इसको हीरो बनाकर सिर्फ और सिर्फ अपने घर की तिजोरी, अपने पेट पूजा और अपनी जेब को भरने के लिए पूरी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को दांव पे लगा रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के ऊपर जो अब इनकी ट्रोलिंग की गई है फेक न्यूज के जरिए से और उनकी इज्जत को और अदलिया की इज्जत को तार तार किया गया है, इस पे पाकिस्तान की अदलिया भी नोटिस ले, इस पे पाकिस्तान की इंतजामिया भी नोटिस ले, इस पे पाकिस्तान की एजेंसियां भी नोटिस ले और इनको निशान इबरत बनाए। जैसे डोनाल्ड ट्रंप को जनाब वहां की अमेरिका के जनाब रूल ऑफ लॉ के तहत किया गया है, यहां पर भी होना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका के अंदर अपने आप को अकले कुल समझते थे और फर्दे वाहिद समझते थे कि मैं ही हूं, और यहां पर भी एक शख्सियत है जो अपने आप को अकले कुल समझते हैं और फर्दे वाहिद समझते हैं, आजकल जेल के अंदर है। लेकिन ये बताइएगा कि इसके पीछे जो ये सारा मामला चलाया जा रहा है, तमाम चीजें जो हो रही हैं, उससे आपको क्या लगता है जो लोग इस मजमूम मकासद के पीछे काम कर रहे होते हैं उनको क्यों ये गुमान है, खुशगुमानी में है कि इससे असर पड़ सकता है, इससे उनके हक में कोई चीज हो सकती है? देखिए आजकल की जो जंगें हैं ना, मैं आपके सामने एक बड़ा खूबसूरत सा तजिया रखूंगा, बरतानिया की मिसाल आपके सामने रखूंगा, आज से 2.5-3 साल पहले की। बरतानिया के अंदर शाही खानदान में विलियम चार्ल्स है और हैरी चार्ल्स है, दोनों जनाब प्रिंस चार्ल्स के बेटे हैं, जनाब किंग चार्ल्स के, और दोनों प्रिंस भी हैं और दोनों जनाब की बीवियां जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी जनाब पॉपुलर है। हैरी छोटा है, उसकी बीवी जो है वो 2019 में और 20 में बड़ी पॉपुलर हुई बरतानिया के अंदर। तो विलियम और उसकी बीवी ने शरीका बाजी के अंदर और अपनी नफरत और अपनी दुश्मनी के चक्रों में उनको डिग्रेड करने के लिए उनके खिलाफ 1, 2, 4, 5 ऐसी एक्ट्स थे हैरी की बीवी के कि उसको सोशल मीडिया पे इतनी उसकी ट्रोलिंग करवाई गई कि बेचारे बरतानिया में रहने के काबिल नहीं रहे। शाही जनाब खानदान का जो टाइटल था, जो लकब था, जो हैसियत थी, वो विड्रॉ की उन्होंने। वो 2020 के एंड में छोड़ के बरतानिया अमेरिका जाके सेटल हो गए। अब इस पूरे क्राइसिस में शाही जो खानदान था उसको बड़ी खिफत का सामना करना पड़ा, बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। 2021 जनवरी में MI6 और वहां की इंतजामिया ने एक बरतानवी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इंक्वायरी रखी कि ये जो सोशल मीडिया पे हैरी और उसकी मिसेस के खिलाफ जो एक कैंपेन चली थी उसकी असल कहानी क्या है। तो आपके सामने जो मैं आज इंकशाफात करूंगा पूरी पाकिस्तानी कौम की अक्ल और समझ के लिए काफी है। और पिछले 2 साल से जो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया पाकिस्तान के अंदर यहूदी और गैर मुल्की ताकतों के और एक मखसूस मकतबा फिक्र और मजहब के हामी कम्युनिटी के जनाब शाह के ऊपर जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है उसको समझने में बड़ी आसानी रहेगी। जब वहां बरतानिया की एडमिनिस्ट्रेशन और खुफिया एजेंसियों ने
तहकीक की, उस तहकीक के मुतालिक नेटफ्लिक्स के ऊपर इस वक्त भी एक डॉक्यूमेंट्री मूवी पूरी बनी हुई पड़ी हुई है। उस इन्वेस्टिगेशन की सबमिशंस क्या आई, उसकी सबमिशन सुनेंगे तो आपके कानों के नीचे से आप यकीन जाने धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। वो सबमिशन ये थी कि टोटल 83 ट्विटर अकाउंट थे, टोटल 83। उन 83 ट्विटर अकाउंट से 1,14,000 ट्वीट किए गए 2020 में, और उन 1,14,000 ट्वीट ने 1.25 करोड़ बरतानवी शहरियों को बुरी तरह मुतासर किया, बुरी तरह। और उससे फिर पूरे का पूरा एक फेक किस्म का जनाब माहौल बना, और शाही खानदान भी जहनी तौर पे तबाह हो गया। हैरी को जनाब मुल्क छोड़ना पड़ा, उसकी मिसेस को मुल्क छोड़ना पड़ा। अच्छा। एंड रिजल्ट ये। अब आप बताएं, 83 सिर्फ ट्विटर अकाउंट थे जिन्होंने पूरे बरतानिया जैसी सुपर पावर के शाही खानदान को बज़ाहिर तबाह बर्बाद कर दिया। यहां पे भाईजान हजारों जाली किस्म के ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा के और जनाब टिकटॉक के अकाउंट्स हैं जो टोटल के टोटल बाहर के मुल्कों में यहूदी ताकतें और गैर मुल्की मुल्क दुश्मन ताकतें हैं, उनके बनाए हुए हैं, जो तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके 2 साल से पाकिस्तान की अदारों को, रियासती इदारों को, फौज को, ISI को, जुडिशरी को, सियासी मुखालफीन को, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को, पाकिस्तान की इज्जत को, पाकिस्तान के वकार को, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की सकाफत को, हर चीज का बेड़ा गर्क वो फेक किस्म के जनाब वो अकाउंट्स हैं जिससे मुतासिर होकर पूरे पाकिस्तान की आवाम कोई तहरीक इंसाफ की मोहब्बत में, कोई न्यूट्रलिज्म की मोहब्बत में, कोई मोनेटाइजेशन की मोहब्बत में, कोई डॉलर कमाने के चक्रों में, कोई वीलॉगर, कोई तजिया निगार, वो उन तमाम फेक किस्म की न्यूज के ऊपर तूफाने बदतमीजी मचा देते हैं और पूरे पाकिस्तान की आवाम का दिमाग खराब कर देते हैं। ये भाजपा सारी कहानी है। चले मूविंग फॉरवर्ड सर, थोड़ा कुछ सियासी मामलात का भी जिक्र कर लेते हैं। कागजात नामजदगी जमा कराने का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। जहांगीर खान तरीन साहब ने भी 3 जगह से कागजात नामजदगी जमा करा दी है। NA 155 लोधरा से भी उन्होंने जमा कराया, NA 149 से भी और PP 227 से भी। जहांगीर तरीन साहब पंजाब असेंबली के भी मेंबर बनने की ख्वाहिश रखते हैं? सबसे पहले तो जो है ना, मैं जिस चीज को मैंने बीता है पिछले 3 दिनों में, कुछ उसको मैं क्लियर कर दूं। अच्छा। यही डिस्कशन जो सोशल मीडिया की और ये इनके मुताल्लिक, आज से जी 2 दिन पहले रात को जनाब खबर चलाई गई कि साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हदायत पे तैयबा राजा नामी कोई खातून है, पता नहीं जेल में है, मैं तो नहीं जानता कौन है ये, उनको फैयाजुल हसन चौहान के मुकाबले में उतारने का फैसला कर लिया गया। अच्छा। और यकीन यानी मिर्जा साहब, पूरे सोशल मीडिया पे 3 दिन से एक तूफाने बदतमीजी था। मेरी जात के हवाले से, मेरी सियासत के हवाले से ट्रोलिंग, जो घटिया किस्म के इल्जामात, झूठे जाली सर्वे, और जनाब कोई लुड़िया डाल रहा है, एक टांग उठा के खुशी का इजहार कर रहा है, ये जनाब दज्जाली कुत्ते जो सारा दिन भौंकते रहते हैं जनाब इधर सोशल मीडिया पे। जनाब कोई जनाब फर्श के ऊपर कीसिया मार मार के अपनी तशरीफ को सुरख कर रहा है, कोई जनाब बांदर की तरह उल्टा लटक के जनाब खुशियां मना रहा है, कोई जनाब वो चूहा जनाब शराब के ड्रम में गिर जाता है तो उसके बाद वो अपनी मूंछों को ताव देता है। आगे बढ़े, ठीक है ना, सुने ना मेरी बात। जी जी। वो जनाब इन्होंने कहा कि अब जनाब ऐसी की तैसी हो जाएगी, और फिर सनम जावेद नामी कोई खातून थी, उसके हवाले से कहा गया कि मरियम नवाज साहिबा के मुकाबले में खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, बड़ा जोश। और आज जनाब एंड रिजल्ट ये निकला, ना सनम जावेद खड़ी हुई, ना तैयबा राजा नामी कोई खातून आई। ये इस किस्म के जाली झूठे प्रोपेगेंडे करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये इनका स्टाइल है पिछले 2 साल से, और पूरे पाकिस्तान की आवाम का जहन खराब। तो जनाब बात ये है, हम अपनी जनाब तकरीबन कोई 48 के करीब सूबाई असेंबली की सीटें हैं पंजाब के अंदर, कोई 20-22 के करीब कौमी असेंबली की है। हमने वहां से फॉर्म जमा करवाए हैं और इंशाल्लाह हम इलेक्शन लड़ेंगे। और लेकिन जहांगीर तरीन खान साहब का एक होता ना, अब जैसे मैं नवाज शरीफ साहब का भी जिक्र करूंगा, उन्होंने भी 2 कौमी असेंबली, 1 सूबाई असेंबली, मतलब आप सूबाई असेंबली की निशिस्त रखने का सोच के इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ, क्योंकि वो आपकी पार्टी के सरबराह है ना, ऑब्वियसली अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो कौमी असेंबली की तरफ जाना प्रेफर करेंगे, ना कि पंजाब असेंबली की तरफ। अच्छा, मेरी इत्तला नहीं, मैं खुद बिजी हूं अपने हलके के अंदर फॉर्म जमा कराने के हवाले से। उन्होंने कौमी के हवाले से जमा करवाया, 155, 149, 149
155 लोधरा जहांगीर तरीन साहब और पीपी 227 से भी उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। तो पार्टी के अंदर मतलब क्या मामला आते हैं, मतलब अगर कौमी असेंबली की डिस्ट्रिक्ट नहीं जीत पाते तो पंजाब असेंबली की जीत जाएंगे, तो मेंबर बनेंगे पंजाब असेंबली के, तो मेंबर बन जाएंगे पंजाब असेंबली के। अल्लाह ना करे कि वो कौमी असेंबली के आज जीते, वो कौमी असेंबली का जीतेंगे इंशाल्लाह। वो बुरे हालात के अंदर भी जीते थे जो है ना, 2016 के अंदर, 2015 के अंदर, 15 के एंड में, बल्कि 16 अप्रैल की बात है मेरा ख्याल। पॉइंट सर मेरा ये कि तमाम जितने भी बड़े रहनुमा है ना, वो अपने तमाम सारे कार्ड्स खेल रहे हैं। मतलब नवाज शरीफ साहब ने भी कई जगह से कागजात नामजदगी जमा कराए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लाहौर से कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं, और गालिबन 2008 के बाद ये पहली बार होगा कि जो मेन लीडरशिप है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो लाहौर से कागजात नामजदगी जमा करा रही है कौमी असेंबली का मेंबर बनने के लिए। तो सूरत हाल सबको वाजे नहीं है, या कंफ्यूज है, या वोटर पे ज्यादा यकीन नहीं है? हर पॉलिटिकल लीडर को आज़ादी हासिल है, हर सियासी कारकुन को आज़ादी हासिल है, हर पाकिस्तानी शहरी को आज़ादी हासिल है कि वो जहां चाहे इलेक्शन लड़ना चाहे लड़ ले, वो सूबाई पे लड़े, वो कौमी पे लड़े। तो इस पे इतनी ज्यादा वो नहीं है। बाकी वो एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड है और वो जैसे देना चाहते होंगे कि सिंध में भी, पंजाब में भी और KPK में भी जनाब हम इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो असल चीज है। और पब्लिक के अंदर पॉपुलैरिटी क्या है, पंजाब के अंदर से तो पीपल्स पार्टी तकरीबन वॉश आउट है, उसकी तो 2013 के बाद वहां पे तो पोजीशन ही नहीं है पंजाब के अंदर कोई ऐसी। लेकिन बहरहाल लड़ना चाहिए उन्हें, अगर वो एक कौमी पार्टी के सरबराह है तो उन्हें अटेम्प्ट करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त ऐसा रहा है कि जैसे नून लीग है वो तो उस दायरे से बाहर नहीं निकल रही ना, जहां पे वो अपनी टिकटों की तकसीम कर रहे हैं ना, उन्होंने दूसरा कोई जलसा किया है। इस तहकाम पाकिस्तान थोड़ी सी आवाम के अंदर गई है, एक आध उन्होंने जलसे किए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी भी कॉर्नर मीटिंग्स कर लें, दीगर मामला कर लें, वहां तक महदूद है। आवाम में जाके इस वक्त सियासत तमाम सियासी जमातों में से कोई खास नहीं कर रहा। मैं आपको सच्ची बात बताऊं सलमान भाई, मैं को पिछले 6-7-8 दिन से कैंपेन स्टार्ट किया है जरा कच्चे रागों पे। मैंने अपनी सारी लाइफ इलेक्शन लड़ते लड़ाते गुजरी है, मेरी सारी लाइफ। स्टूडेंट पॉलिटिक्स, आपकी जना स्टूडेंट यूनियन का आखिरी इलेक्शन 89 का हमने लड़ा था, सही है, और ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियन, लोकल बॉडीज, कौमी सूबाई। पहला इलेक्शन देख रहा हूं जिसमें बिल्कुल ठंड मुठ है। किस तरह मौसम भी ठंड, दिसंबर जनवरी, और पार्टियां भी सारी ठंडी, सारी पार्टियां ठंडी है, यहाँ माहौल ही नहीं बन पा रहा। क्या वजह हुए हैं, क्या वजह? और साबिक चेयरमैन तरीके इंसाफ ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। यहाँ की सियासत का भी बेड़ा गर्क, अपना भी बेड़ा गर्क, पार्टी का भी बेड़ा गर्क, हमारा भी बेड़ा गर्क, अवाम का भी बेड़ा गर्क, मईशत का भी बेड़ा गर्क, इखलाकियात का भी बेड़ा गर्क, सकाफत का भी बेड़ा गर्क, हर चीज का सत्यानाश फेर दिया है। अवाम डरी हुई है। 2 साल से जो तहरीक फसाद फिल अर्ज इन्होंने बपा की, उसके बाद जब इनकी कानून हरकत में आया तो इनको कानून जब सजाएं दे रहा है तो कुछ उसकी वजह से एक माहौल है, डर और खौफ का माहौल है, लोग डरे हुए हैं। लेकिन जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। उन्होंने NA 89 से कराए, मियांवाली से, लाहौर के NA 122 से जमा कराए कागजात नामजदगी। इलेक्शन लड़ पाएंगे? मैं सदके जाऊं उनकी नरगसियत के ऊपर, वो सजा याफ्ता है, ना अहल है, फिर भी 3-3 जगहों से जनाब जमा करा रहे हैं। मैं तो खराज तहसीन पेश करूंगा, 21 तोहफों की सलामी पेश करूंगा उनकी सोच को और उनकी फिक्र को और उनकी अकल को और उनकी दानिश को। लेकिन पार्टी को सिंबल मिल पाएगा, ये भी तो एक अहम सवाल है ना। और इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन का फैसला, ये मैं इसका जवाब दे देता हूँ। कानून के मुताबिक, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद इलेक्शन कमीशन के किसी फैसले को भी ना हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अच्छा। ये कानून है जी जनाब, ये कानून है। तो इलेक्शन शेड्यूल आया हुआ है, ये अब किसी किस्म की कोई रिलीफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से कानूनी तौर पे इस इशू के ऊपर ये नहीं ले सकते। लेकिन वो तो पिटीशन दायर करने का सोच रहा था, अभी तो मेरे पास उनके वकील जब आपका चेयरमैन तरीके इंसाफ, साबिक चेयरमैन तरीके इंसाफ ना अहल होने के बावजूद कागजात नामजदगी जमा करवा सकता है, तो फिर वो ये भी कर सकते हैं। करने को क्या है, जो मर्जी कर दो। तो फिर उनके पास ऑप्शन क्या रहेगा? मतलब जितने भी रहनुमा है वो इंडिविजुअली जाएंगे इलेक्शंस में। सुलेमान साहब कल आप रिट कर दें कि पाकिस्तान का मालिक मैं हूं, मेरी मलकियत है पाकिस्तान, रिट करने से कोई आपको रोक सकता है? बात तो फैसले की है ना।
आगे से फैसला किस कानून के नहीं, तहत अगर उनको सिंबल नहीं मिलता है तो इंडिविजुअली जाएंगे। फिर आपको क्या लगता है, मतलब आप भी तो उस पार्टी में रहे ना, आपको माइंडसेट का अंदाजा होगा। मैंने आपको कानून बता दिया है। कानून ये है कि इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद नहीं मिलता ना सर, नहीं चैलेंज करते, नहीं चैलेंज करते, हायर कोर्ट्स के अंदर रिट नहीं की जा सकती। ठीक है, तो वो XYZ जितने भी लोग हैं वो इंडिविजुअली लड़ेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। हाँ तो हम लड़ेंगे, कोई मूली पे लड़ेगा, कोई गाजर पे लड़ेगा। नहीं तो ऐसे तो फिर कोई भी जाके, जैसे सोशल मीडिया की दौर होता है, कोई भी उठ के बोल देगा कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार तो मैं हूं। तो भाई इनको समझ आनी चाहिए थी ना। 1.5 साल लेट किया इन्होंने इलेक्शन, 1.5 साल इन्होंने रियासत को दांव पे लगाने की तहरीक तो शुरू की हुई थी। जो आइन और कानून की ऑब्लिगेशंस थी वो तो इन्होंने ये पूरी नहीं कर रहे थे, पूरी करते। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इनको अपना लाडला बनाते हुए इनको मौका दिया कि हाँ जी आप करवा लें। अब करवाने के बाद जो 2-3 मोटी मैं आप चीजें बता दूं। जी जी। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक जो आपका इलेक्शन कमिश्नर है हर पार्टी का, उसको चीफ ऑर्गेनाइजर नामजद करेगा पार्टी का। यहां पे चीफ ऑर्गेनाइजर ही कोई नहीं था पार्टी का। फिर दूसरा जिसको नामजद किया जाएगा उसको 5 साल तक उतारा नहीं जा सकता। जमाल अकबर अंसारी साहब आपके इलेक्शन कमिश्नर थे, यकदम बगैर किसी के नोटिफिकेशन के आप जनाब को न्याज है एडवोकेट, उसको आप बना के उनको फारिग कर देते हैं और उनसे जनाब वो दुनिया का सबसे थका 2 नंबर फेक सूडो जनाब इंटर पार्टी इलेक्शन करवा लेते हैं। जनाब कानून की धज्जियां, इलेक्शन एक्ट 2017 की धज्जियां उड़ाई गई है तो इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला दिया है ना। कोई अपने शौक से तो नहीं दिया, कोई अपने वलवले या जज्बे से तो नहीं दिया, कोई शरीका तो नहीं है ना। उन्होंने कानून के मुताबिक फैसला किया है कि ये वायलेशन, ये वायलेशन, ये वायलेशन, ये वायलेशन, तो उन्होंने नल एंड वाइट दे दिया। तो अब आपको लगता है कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान नहीं होगा, और अगर होगा तो किसी और सियासी, जब मेरे ख्याल से एक और पार्टी भी है ना जिसने दावा कर दिया है हम अवाम पाकिस्तान के नाम से बल्ले के निशान का। आप किसी को नहीं मिल सकता, आपको इस तरह नहीं मिल सकता। आप तो जो आज लिस्ट भी जारी कर दी है जनरल इलेक्शन कमीशन ने, बैलेट पेपर पे नहीं होगा फिर, ऑब्वियसली नहीं होगा। चलें, थैंक यू सो मच जनाब। फैयाजुल हसन चौहान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे डिटेल में। कुछ और रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद होंगे। और सूरत हाल, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिल पाएगा बल्ले का निशान, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो नुकसान होगा, इससे फ़ायदा दीगर जमातों को हो सकेगा नहीं हो सकेगा? क्योंकि अक्सर लोग अभी बात कर रहे हैं कि इलेक्शन का माहौल तो है लेकिन माहौल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और तमाम सियासी जमातों के जो बड़े रहनुमा है, हैरत अंगेज तौर पर उन्होंने कई जगहों से कौमी असेंबली के साथ साथ सूबाई असेंबली के लिए भी कागजात नामजदगी जमा कराए थे। मरियम नवाज साहब अभी इलेक्शन लड़ेंगी, पहली बार वो इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, उन्होंने भी सूबाई असेंबली के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असेंबली समेत पंजाब असेंबली के लिए भी कागजात नामजदगी जमा कराएं। तो क्या एक बार फिर से देखने में आएगा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब, अगर नवाज शरीफ साहब कौमी असेंबली की नशिस्त जीत जाते हैं और हुकूमत बनाने की पोजीशन में होते हैं तो वो तो वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे, तो क्या शहबाज शरीफ साहब दोबारा से पंजाब के वजीर आला बनेंगे या फिर मरियम नवाज बनेंगी अगर नून लीग पंजाब में भी इलेक्शन जीत जाती है? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तारीख में तोसी के बाद आज 24 दिसंबर को कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त ख़त्म हो गया है। तमाम जमातों के कायदीन ने अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं और 2013 के बाद मियां नवाज शरीफ NA 130 लाहौर, NA 15 मानसरा से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। शहबाज शरीफ NA 123 लाहौर, NA 132 कसूर और NA 242 कराची से मैदान में उतरेंगे। मरियम नवाज साहिबा कौमी असम्बली की नशिस्त NA 119 और 120, जबकि सूबाई असम्बली की PP 159, 160 और 165 से मैदान में उतरेंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना खंबर शदात कोट समेत NA 128 लाहौर से मुकाबला करेंगे और 2008 के बाद
पहली बार ही देखने में आएगा कि जो सीनियर लीडरशिप है, जो अपर लीडरशिप होती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो पंजाब से इंतखाबात लड़ने जा रही है। और इसी तरीके से जरदारी साहब NA 207 नवाब शाह से मुकाबला करेंगे। मौलाना फजल रहमान भी NA 44 डेरा इस्माइल खान सिराजुल हक NA 7 लोअरदीर से हिस्सा लेंगे। अच्छा जनाब, कागजात नामजदगी जमा तो करा दिए गए हैं, लेकिन साथ साथ ये देखने में आ रहा है कि जितनी भी सियासी जमातें हैं, सीनियर रहनुमा उनके मौजूद हैं, उन्होंने तमाम जगहों से जहां जहां से वो इलेक्शंस लड़ सकते थे, चाहे वो सूबाई असेंबली के हों या फिर वो कौमी असेंबली के हों, वहां पर कागजात नामजदगी जमा करा दिया। अब ये तो समझ नहीं आ रहा कि अनडिसाइडेड है, क्लियर नहीं है सिचुएशन, सूरत हाल, कंट्रोल, आप ये समझ लें कि कंफ्यूज्ड हैं। इन तमाम चीज़ों पर ज़रा बात करेंगे। हमारे साथ नासिर हुसैन शाह साहब किसी तारुफ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, सूबाई वज़ीर इत्तलात भी रहे हैं, उनसे ज़रा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नासिर साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। नासिर साहब, इट इज़ अ गुड मूव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। 2008 के बाद पहली बार ऐसा देखने में आया कि जनाब जो अपर लीडरशिप है उन्होंने पंजाब से कागजात नामजदगी जमा कराए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का दिलेराना मूव है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ये अच्छी मूव है। और वहाँ के जो हमारे पार्टी के कारकुन हैं या जो भी सियासी लोग हैं, उन सब की ये डिमांड थी कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो लाहौर से इलेक्शन कंटेस्ट करें। इसी सिलसिले में चेयरमैन साहब ने वहाँ पे नॉमिनेशन भरे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि चेयरमैन वहाँ से कामयाब होंगे। सर, आपने KP में भी बिलावल साहब ने मुहिम चलाई थी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मुहिम चलाई, इलेक्शन मुहिम चला रहे थे। 27 तारीख से बाकायदा तौर पर आगाज़ भी करने जा रहे हैं आप लोग इलेक्शन मुहिम का। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो शहादत के दिन है, वो उस दिन से इलेक्शन मुहिम का आगाज़ होगा। लेकिन पंजाब में जब मौका था सर, एक अच्छा आप क्राउड पुल कर सकते हैं। पंजाब की सियासत स्ट्रीट पॉलिटिक्स है सर, जितना आप स्ट्रीट ताकत का मुजाहरा करेंगे उतना आप अच्छे वोट ले सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन गिरफ्तार हो चुके थे, नवाज शरीफ साहब आए नहीं थे, उस वक्त पीपल्स पार्टी ने ग्राउंड खाली छोड़ा सर उस वक्त। देखिए, ये एक मिसपरसेप्शन है कि हमने कोई ग्राउंड खाली छोड़ा था। हम तो लोगों में थे और आपने देखा कि उस वक्त प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब भी वहाँ पे ज्यादा उन्होंने विजिट किए, चेयरमैन बिलावल साहब ने भी, और बहुत सारे लोग जो हैं दोस्त उन्होंने शामिल हुए पार्टी में। और बहुत से वाले जो हमारा जो वोट बैंक वहाँ पे रहा है, जो लोग कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट ही नहीं डालना चाहा था मुख्तलिफ इलेक्शंस में, या रूठ गए थे या बैठ गए थे घरों में या नाराज हो गए थे, वो बहुत सारों ने राब्ता किया और वो सब अब इंटैक्ट है। और वो एक मूव जो है वो मुसलसल है। इसी वजह से आप देखिएगा कि आपको बहुत अच्छे सरप्राइज रिजल्ट मिलेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। आपको याद होगा कि 1997 में जब बीबी शहीद भी जिंदा थी, जी जी, तब हमें एक भी सीट नेशनल असेंबली की पंजाब से नहीं मिली। और फिर जब 2002 के इलेक्शन हुए तो हम सबसे बड़ी पार्टी थी नेशनल असेंबली में। और फिर इसी तरह आगे 2008 और फिर इस तरह आपने देखा। तो ये एक सिलसिला होता है सर। 2008 तक थी, 2013 में गालिबन शायद 11 नशिस्तें आपकी थी या 8 नशिस्तें थी। 2013 में तो पंजाब से नशिस्तें पीपल्स पार्टी को मिली नहीं सर उस हिसाब से। वो मैं वही कह रहा हूँ। फिर 2018 में हमारी नशिस्तें आई और कुछ हमें RTS के जरिए हमारी चीनी गई, कोई 800 से, कोई 2000 से, कोई, ये तो सबके इल्म में है। लेकिन अब इस दफा बहुत पुरुमीद है कि जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स में हैं और मूव कर रहे हैं, हर जगह पे बड़ी अच्छी पजीराई है। जनूबी पंजाब में तो हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि वहाँ पे हम बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। सेंट्रल पंजाब डिफिकल्ट है, लेकिन जो वहाँ पे ये खिचड़ी पकी हुई है सबकी, और IPP भी है, PMLN जाहिर है उनका बेस है वहाँ पे। लेकिन आजकल आप देखेंगे इलेक्शन की बात सिर्फ पीपल्स पार्टी कर रही है, बाकी सब आए बाएं शाएं कर रहे हैं। कोई सिक्योरिटी का बहाना, कोई ठंड का बहाना, और कोई खुल के इजहार नहीं कर रहे इलेक्शन का। हम जो बात कर रहे हैं इस बेस पे कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो और फिर आप सबको रिजल्ट आएंगे सामने। तो सर इसकी क्या वजह है कि लोग इलेक्शन, मतलब सियासी जमातें इलेक्शंस, आपको लग रहा है कि वो इलेक्शंस में जाना नहीं चाहती हैं, क्या वजह है सर इसकी? और आपको ये लगता है पीपल्स पार्टी ही सिर्फ इलेक्शन मुहिम चला रही है, बाकी लोग तो कभी किसी चीज का बहाना कराएं, कभी किसी चीज का बहाना कराएं, एज यू सेड सर, उसकी वजूहात क्या हो सकती है? देखिए, उसकी वजूहात बहुत सारी हैं और आप
तो मिर्जा साहब बहुत जहांदीदा शख्स हैं और पर एक आपका नाम है और आप सब चीजों का इजहार सकते हैं और आप मुझसे वो बातें कहलवा रहे हैं जो आप खुद जानते हैं और कई बार आप खुद कह चुके हैं। तो सर आपकी बात में वजन है ना, मेरी बात में वजन नहीं होगा। नहीं सर, आपकी बात का वजन होता है। नहीं, तो हम भी वही बातें करते हैं। देखिए हम कहाँ से लाते हैं ये बातें, आप पे सुनते हैं ना कि जी लोग घबराए हुए हैं कि वो जो असल इलेक्शन हुआ था, बाई इलेक्शन, जो ये 25-15 इलेक्शन नहीं हुए थे जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी, जी सर, जी पंजाब में भी गवर्नमेंट, उसके रिजल्ट से वो फिर उससे अभी तक उस जो भी एक माहौल कह लें उससे अभी तक खास तौर पर देखिए पीएमएलएन के लिए हमें बहुत इज्जत और एहतराम है, मियां साहब के लिए, मरियम साहिबा के लिए, शहबाज साहब के लिए। लेकिन ये हकीकत है कि पता नहीं क्यों वो इलेक्शन को वो उस रिजल्ट के बाद थोड़े से उससे संभले नहीं है अभी तक। हालांकि ऐसा कोई वो इशू नहीं है और उनको इसमें आना चाहिए, उनका अच्छा वहाँ पे है, लेकिन जब वो घबराए हुए हैं तो फिर इसी वजह से वो लोग सीट एडजस्टमेंट भी कर रहे हैं। क्योंकि आपने सेंट्रल पंजाब की बात की है, आईपीपी भी है, काफ लीग का एक बड़ा चौधरी बिरादरान साहब का, खैर वो तो चौधरी शुजात हुसैन साहब ही रह गए काफ लीग के अंदर, उनका भी बड़ा एक असर और रसूख है सर। उनके जो वोटर्स हैं वो डाई हार्ड उनके वोटर्स हैं। फिर उसमें एक नून तो पंजाब में गढ़ समझी जाती है, उन सब ने एक तरीके से सीट एडजस्टमेंट की बात ढके छुपे अंदाज में कर दी है। ऐसे माहौल में सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीट निकालना कदरे मुश्किल नहीं हो गया? देखिए मैं आपको अर्ज करूं कि इसी वजह से तो ये बहुत ज्यादा फंस गए हैं। यही जो हुआ है अपना सीट एडजस्टमेंट वाली बात कह रहे हैं आप या जो कुछ कह रहे हैं, इस पे तो सबसे ज्यादा नुकसान पीएमएलएन को हो रहा है। मिसाल के तौर पर मैं आपको दूं, जिस तरह आपने कहा कि जी इन्होंने वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट की है, इनके साथ जो है काफ लीग के साथ किया ना, आईपीपी के साथ। आईपीपी में सब लोग जो हैं वो हैं जो खुद भी अपने आप को इलेक्टेबल समझते हैं और वो अब वो कितनों को एडजस्ट करेगी पीएमएलएन। और फिर जो पीएमएलएन के साथ जो लोग थे जिन्होंने कुर्बानियां दी और जिन्होंने सब कुछ किया, वो कहाँ जाएंगे? तो खास तौर पर तो ये बड़ा इशू है इनके साथ आईपीपी और खास तौर पर पीएमएलएन के साथ। और फिर इसी तरह जो मिसाल के चौधरी साहिबान है, चौधरी साहिबान की भी एक इज्जत है, सब कुछ है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो चौधरी साहिबान को एडजस्ट करेंगे सीट एडजस्टमेंट, तो जो दूसरे सीनियर पीएमएलएन के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? तो सबसे ज्यादा इस वक्त परेशानी में पीएमएलएन है और यही वजह है कि जो हम समझते हैं कि वहाँ पे वैक्यूम है और सेंट्रल पंजाब से भी पीपल्स पार्टी अच्छा रिजल्ट देगी इंशाल्लाह। ठीक है सर, सिंध में भी आप लोगों के खिलाफ एक बाकायदा तौर पर एक ग्रुप तो बना लिया गया, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, जीडीए, नून लीग, ये एक तरीके से सीट एडजस्टमेंट करके या इत्तेहाद करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। 2008 से सर आप लोगों की सिंध के अंदर हुकूमत है, आप इस इत्तेहाद को कैसे देख रहे हैं? वैसे तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनते बिगड़ते रहे हैं, इस इत्तेहाद से कुछ है खौफजदा या नहीं? हम इस तरह के इत्तेहाद से बिल्कुल खौफ नहीं है और जिस तरह आप खुद कह रहे हैं ये इत्तेहाद बनते रहते हैं और जो इस वक्त एक बहुत बड़ा एक चलाया गया सिलसिला कि जी ये बहुत बड़ा इत्तेहाद बन रहा है जिसमें पीएमएलएन है, एमक्यूएम है, जेयूआईएफ है, जीडीए है और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन क्या वजह है कि जो इलेक्टेबल्स हैं सूबे में, जो वो लोग भी जो इवन पीपल्स पार्टी से जीतते आए हैं, जिनकी रवायती सीटें रही हैं, मिसाल कोटकी के सरदार अली गौर बहर हैं या गौस बख्श खान साहब हैं, शहरयार खान है और बहुत सारे, वो सब पीपल्स पार्टी में आ गए। जो थोड़े थोड़े वोटों से 18 में हारे हैं या 13 में जीते थे कुछ लोग हमारे खिलाफ, फिर 18 में थोड़े वोटों से हार गए, वो सब पीपल्स पार्टी में आ गए। तो ये इस बात की वजह है कि हम लोग यहाँ पे स्वीप कर रहे हैं और इस दफा तो शहरी इलाकों में भी हम जीत रहे हैं। अच्छा। और आपको यहाँ से देखिएगा कि सबसे ज्यादा सीटें 61 के करीब है नेशनल असेंबली की सीटें हमारे पास और 50 पे तो हम बहुत कंफर्टेबल हैं। चलें, दैट्स रियली गुड सर। अच्छा ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो ये बल्ले के निशान के हवाले से इलेक्शन कमीशन का फैसला है, सर कैसे देखते हैं इसको? पहले तो क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर तमाम जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं,
कमोबेश इसी तरह होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही इसी तरह होते हैं, लेकिन कमोबेश ऐसे ही होते हैं। तो ये पीटीआई के खिलाफ जो फैसला है, इट इज एन आई ओपनर फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, या नहीं? ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। देखिए, इस पे हमारा जो स्टांस है वो बिल्कुल वजाहत पे है कि हम चाहते हैं कि पीटीआई जो है इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा ले और उनका निशान भी होना चाहिए। लेकिन ये जो खुद पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए और जिस तरह उन्होंने कुछ किया और फिर वो सारी चीजें आई, तो फिर ये जाके इलेक्शन कमीशन को ये मौका मिला कि उन्होंने ये फैसला दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें, उनका सिंबल भी हो, और ये तो स्टांस है हमारा पीपल्स पार्टी का। सिंबल तो मिलेगा ही नहीं। अच्छा, सोचना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी भी इसी तरह की सिचुएशन का सामना कर चुकी है ना। तलवार आप लोगों का सर एक बड़ा शानदार किस्म का आपका निशान था, फिर उसको चेंज करके तीर कर दिया गया। वही आपको बता रहा हूँ कि हम इससे गुजर चुके हैं। हमें तो 3P से 4P बनाना पड़ गया। हमारा तलवार का सिंबल था, वो तीर में हमने कन्वर्ट किया। बिल्कुल जी, तो इसमें हम तो गुजर चुके हैं इन चीजों से। तो हम तो समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और सबको हिस्सा। बट सर, बैलेट पेपर में बल्ले का निशान देखेंगे आप? क्योंकि अब तो इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया, 11-12 तारीख कट ऑफ डेट है। कोर्ट की से उम्मीद है कि वो मे भी उनको दे दें, लेकिन चले इनको फौरी तौर पर दूसरा फैसला कर लेना चाहिए और कोई और सिंबल ले लें। सर, सिंबल नहीं लेता तो फिर इंडिविजुअली जाएंगे फिर इलेक्शंस में, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, उनको चाहिए होगा और वो मेरे ख्याल में इस पे सोच भी रहे हैं इंडिविजुअली जाने के लिए। जी जी बिल्कुल। चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। नासिर हुसैन शाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और कैसा रहा है कि वो सोच रहे हैं कि इंडिविजुअली जाएं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पे सच खबरों से ज्यादा झूठी खबरें बड़ी तेजी के साथ फैलती हैं, क्योंकि उसमें सच का आंसर तो होता नहीं है और लोग उसमें सच निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसकी तरफ ज्यादा डाइवर्ट होते हैं। एक हल्का है, उसके अंदर अगर लेट सपोज 4 आजाद उम्मीदवार खड़े हैं और चारों इस बात का दावा करें कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार तो मैं हूं, क्योंकि लोग जब जाते हैं तो वो निशान पर ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, उनकी सोच होती है कि निशान कौन सा है। सबको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तीर का निशान है, मुस्लिम लीग नून का शेर का निशान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान था। तो वो ज़्यादातर लोग इंडिविजुअल नाम से ज़्यादा वो सिंबल की तरफ जाते हैं, लेकिन अगर बल्ला ही निशान नहीं होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान तो ज़रूर होगा। और इसी पर ज़रा बात करेंगे। सरवर बारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ज़रा मजीद बात करते हैं। सरवर बारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये बताइएगा, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस वैसे तो बड़े इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं क्यों इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि डिसाइडेड होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के वाले से जो फैसला दिया है वो आपके सामने। लेकिन इस फैसले को आप देख कैसे रहे सर? इट इज़ राइट और रॉन्ग? देखिए, पहली बात तो ये है कि चीजों को हम आइसोलेशन में देख नहीं सकते कि 20 दिन थे या क्या थे, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि किस पस मंजर में क्या चीजें हो रही हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि मुख्तलिफ सूरत हाल में इंसान भी, फर्द भी, अफराद भी और अदारे भी फर्क तरीके से बिहेव करते हैं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। तो मेरी नजर में तो जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि पीटीआई को दोबारा से अपने इंतखाबात करवाने चाहिए, और ये जो फैसला है ये बहुत अरसे से इसकी हेयरिंग हो चुकी थी, फैसला महफूज कर लिया गया था और उस वक्त फैसला सुनाया गया जब बिल्कुल इलेक्शन का शेड्यूल आने वाला था। तो जाहिर है उस सूरत हाल में पार्टी जो है वो अपने इंतखाबात, अंदरूनी जो इंतखाबात है उसको बेहतर तरीके से कराती, या जो शेड्यूल आने वाला है और अपने उम्मीदवारों की जो नॉमिनेशन है उनके बारे में, और तीसरा जो पकड़ धकड़ का सिलसिला था और जिस तरह के मुकदमात बन रहे थे, लोगों को तंग किया जा रहा था, तो बुनियादी तौर पर इसकी बुनियाद पर, इन 3 अवामल की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने गालिबन जानबूझकर फैसले में को महफूज रखा और उस वक्त सुनाया जब पार्टी इस के आपको लग रहा है सर ये जैसा कि आप कह रहे हैं कि जनाब ये जान मामला हुआ है, तो उनको सैटरडे को गालिबन या फ्राइडे को करना था, ये तमाम चीज़ें अप्लाई करनी थी कि जनाब ये सारा मामला हुआ है। पेशावर हाई कोर्ट में इनके पास शायद वेरीफाइड कॉपी नहीं थी, इसलिए नहीं गए थे। लेकिन आपको लग रहा है कि वहाँ से पेशावर हाई कोर्ट से इनको रिलीफ मिलेगा? क्योंकि कहते ही हैं कि जब भी इलेक्शन कमीशन का फैसला आता है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, ना कि पेशावर हाई कोर्ट में। देखिए, पहली तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा तो मैं उसके बारे में तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये कि ये बुनियादी बात है
कि एक पार्टी है जो पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त लग रही है। ये मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, जितने भी ओपिनियन पोल हो रहे हैं, आप डॉन का दारिया देख लें, आप एक्सप्रेस ट्रिब्यून को पढ़ लें, आप टीवी चैनल्स को देख लें, आप न्यूज़ अखबार को देख लें, तो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी जितने भी पाकिस्तान की सियासत में दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं या पाकिस्तान को कवरेज करते हैं, उनकी मुतफिका राय है कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टी है तो पीटीआई है। चले हम उसको ना भी माने, लेकिन ये तो हम कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान की 3 बड़ी जमातें हैं उसमें पीटीआई भी एक जमात है, तो उसके साथ ये सारा सलूक हो रहा है, उसके लोगों को पकड़ धकड़ की जा रही है। और दूसरी तरफ जो है एक पार्टी के जो कैंडिडेट है, उसके जो लीडर है, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो है नहीं। तो इसलिए जो आखिरी उम्मीद की किरण है वो तो सुप्रीम कोर्ट ही है और तो या हाई कोर्ट है। तो इसलिए हाई कोर्ट को क्या करना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान के आइन और कानून और जो अखलाकियात हैं उसके मुताबिक हम उम्मीद करते हैं कानून के मुताबिक फैसले होते हैं ना। जो कानून कहता है, अगर कानून तहरीक इंसाफ ने कुछ कानून के मुताबिक नहीं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएं तो इसमें अखलाकियात वाला मामला कहां से आ गया सर? नहीं, देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे फैसले जो एथिक्स की बुनियाद पर भी होते हैं। सिर्फ कानून जो रिटन कानून है वो ही काफी नहीं होता, क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री है उसमें जो एथिक्स है, जो हमारे आबा अजदाद हैं, जो हमारे बड़े लीडर हैं माजी में रहे हैं, जो फाउंडिंग फादर्स हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हमारा माइंड सेट को बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो इसलिए सियासी अखलाकियात दुनिया का कोई भी जमहूरी मुल्क में या इवन गैर जमहूरी मुल्क में भी कोई ये नहीं कह सकता कि जो है मैं कोई गैर इंसानी या गैर अखलाकी काम करूँगा, क्योंकि ये देखें जो सूरत हाल दुनिया में होती है, जहाँ पर भी इंसानी हकूक़ की वायलेशन होती है तो लॉ तो बाद में बनता है, अखलाकियात पहले तय होती है। और वो अखलाकियात जो है, एथिक्स जो है, वो तय होते हैं सदियों पहले से तय हो गए थे। और उनमें ऐसा ऐसा जैसे आप देखें जो वॉर क्राइम्स है, वॉर क्राइम्स का कॉन्सेप्ट कोई या जस्ट वॉर का कॉन्सेप्ट कोई आज का नहीं है, वो सदियों पुराना है, लेकिन उसकी लेजिस्लेशन बाद में होती है। तो बुनियादी बात अखलाकियात की है, कानून आइन तो उसके बाद आता है। और अगर आप देखें लेवल प्लेइंग फील्ड तक है तो इंसाफ की बात है कि अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देते, आप कैसे कर सकते हैं क्रिकेट का मैच कि आप कहें पाकिस्तान की टीम के लिए एक वो लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा सर हर इलेक्शन से पहले कोई ना कोई जमात करती आई। 18 के इलेक्शंस आपने देख लिए, 2013 के इलेक्शंस आपने देख लिए, 2008 के इलेक्शंस आपने देख लिए, 2018 में एक जमात जिसको आज बड़ा कहा जा रहा है कि जनाब उसके लिए सूरत हाल बेहतर की जा रही है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा कर रही थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा करिए। ये तो सर लगता है ऐसे कि जो इलेक्शंस नहीं जीत पाता वो लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा करता है। लेकिन आप कोई मुझे आके ये मिसाल बताए कि क्या 2018 में या 2013 में, 2008 में, 2002 में जब मुशर्रफ साहब थे, किसी पार्टी के उम्मीदवार के कागजात नामजदगी जमा न होने दिए गए हों या किसी उम्मीदवार के कागजात नामजदगी पकड़ के फाड़ दिए गए हों या किसी उम्मीदवार के कागजात नामजदगी जमा कराने वालों के साथ बदतमीजी की गई हो, ये तो अभी हो रहा है, ये तो पहले कभी नहीं होता था। ये पाकिस्तान में नहीं हुआ, बहुत सारे और मुल्क जहाँ जमहूरियत नहीं है वहाँ पर भी ये काम नहीं होते। जो पाकिस्तान की इंतज़ामिया इस वक्त है, उन्होंने जो एक रेड लाइन है वो क्रॉस की है। और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान में ना कोई आइन है ना कोई अदारे हैं। तो इसलिए इसके लिए जो मीडिया है, ये तो जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ये गुफ्तगू करते हुए भी हमें डर आता है कि इसका अंजाम क्या होगा। आवाज़ें बंद हो जाती हैं टीवी चैनल के ऊपर, गुफ्तगू होते हुए अचानक जो बोलने वाला है उसकी आवाज़ नहीं आती। अच्छा सर, मैं क्योंकि मुझे वाइंड अप करना, मैं आपसे सर ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर बल नहीं मिलता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कितना बड़ा सेटबैक होगा? क्योंकि जो उनके उम्मीदवार हैं फिर या तो वो आज़ाद उम्मीदवार इंडिपेंडेंट की हैसियत से लड़ेंगे, फिर उनको अलग अलग इंतखाबी निशान मिलेगा। हर इंसान को ये वाज़े नहीं होता है कि यार ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट है जिसको मैं वोट डालना है या नहीं डालना है। ये तो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए?
ये तो वो पीटीआई ज्यादा बेहतर बता सकती है, लेकिन बहैसियत इलेक्शन ऑब्जर्वर और एक इलेक्शन के ऊपर जो नजर रखने वाला शख्स है या जिसने बहुत कुर्बानियां दी हैं माजी में इलेक्शंस के जमहूरियत के लिए, तो मैं उसकी बुनियाद पर ये कह सकता हूँ कि पीटीआई के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मसलन अगर वो कहें कि हमारे हल्का नंबर 146 में हमारे ये उम्मीदवार हैं, हमारा हल्का नंबर जो इस्लामाबाद का हल्का नंबर 48 है उसमें हमारा ये उम्मीदवार है, तो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को इन्फॉर्म करने में कौन सी देर लगेगी। तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ किया जा रहा है ये इंतजामिया को ये मालूम ही नहीं है कि जो सोसाइटी है वो रियासत से हमेशा 10 कदम आगे चलती है। तो ये और ख़ास तौर पर सियासत जो है, अगर आप देखें सियासत ठीक है जो है सर, टाइम की किल्लत है वरना जरा डिटेल में और बात करते। थैंक यू सो मच। आपने कहा कि सोसाइटी है वो रियासत के आगे ही चलती है, लेकिन ऐसा नहीं है सर। रियासत के अंदर ही सबको काम करना होता है और काम करना चाहिए। सबसे पहले वतन अजीज़ है, रियासत है, उसके बाद फिर तमाम चीज़ें आती हैं। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।